चलिए सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब यहां से हम देखते हैं कि एक शुरुआत हो जाती है। गणपति, दशहरा, दिवाली, अ, शादी, सावे, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं, उन तक मेरे ख्याल से ये खास तैयारी भी आप लोगों की हो जाती है। किस तरह से प्रिपरेशन होती है, क्या लक्ष्य होते हैं और क्या ट्रेंड्स बताते हैं खासतौर पे इन शॉपिंग के विशेष मुहूर्त में? क्या क्या वो अहम मौके होते हैं जहां पर आप लोग विशेष तैयारी के साथ आते हैं? जैसे आपने कहा अगले 6 महीने पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम होते हैं। गणपति है, उसके उसके बाद नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है और उसके बाद शादी के बहुत मुहूर्त है। तो ये चलते हर एक की तैयारी जोरों शोरों में रहती है। ये सीजन प्राइमरीली फेस्टिव शॉपिंग, वेडिंग शॉपिंग का होता है। तो इसके लिए नए नए कलेक्शंस, हेवी ज्वेलरी, बड़े और नेकलेस सेट्स हो, बैंगल्स हो, नए नए टाइप के मंगलसूत्र, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब हमारी बात करें तो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कस्टमर्स बड़े-बड़े फेस्टिव डेज़ पे सोने के सिक्के, सोने के बुलियन यहाँ ये भी खरीदते हैं, तो इसके लिए भी खास तैयारी की जाती है, अलग से काउंटर बनाए जाते हैं। बहुत से लोग ऑर्डर देके मुहूर्त के दिन आके वो उसका ज्वेलरी लेके जाते हैं, तो उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है और लोगों को अपने-अपने मुहूर्त के समय पे आके वो ज़ेवरात बुकिंग किए हुए ज़ेवरात लेके लेके जाना होता है। तो एक पूरा माहौल बनता है। ये अगले 3 महीने तो पूरा फेस्टिव माहौल रहेगा और मुझे लगता है कि प्राइस कितना भी जाए, लोगों को उसके ऊपर ध्यान नहीं है। लोगों को अभी ज़ेवरात खरीदने, सोना खरीदना है, क्योंकि एक विश्वास है कि आगे जाके सोना और मजबूत हो सकता है। तो ये भाव में भी सब जगह पे अच्छी भीड़ है और भारतवर्ष से भी हम जब बात करें ज्वेलर से, तो सब लोग का वही कहना है कि लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गोल्ड में। तो ये त्योहार आगे लग रहा है बहुत जोरों में जाएगा। चांदी की बात करें तो चांदी के ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस है। बहुत तज्ञों का कहना है कि चांदी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। तो चांदी चांदी के मूर्तियाँ हैं, गिफ्टिंग आइटम्स है दिवाली के लिए, घर के होम डेकोर आइटम्स है, चांदी की भी बहुत अच्छी डिमांड है। जेन ज़ी, नए-नए जो अभी नए-नए यंग लोग हैं, वो मुहूर्त पे चांदी के सिक्के भी लेते हैं, धनतेरस पे चांदी चांदी के कॉइन्स का उनका इन्वेस्टमेंट होता है। और मेरे हिसाब से ये पूरी इंडस्ट्री में आज एक पॉजिटिव माहौल बन गया है। डायमंड का भी सेल अच्छा हो रहा है। तो तैयारी सबकी जोरों में है। अगर पीएनजी की बात करें तो दिवाली के लिए खास कलेक्शन की तैयारी हो रही है, जिसमें एक खास कलेक्शन गोल्ड का रहेगा, जिसमें एक खास कलेक्शन डायमंड का रहेगा और कस्टमर को ये समय में कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, स्टोर में एक अच्छा वातावरण चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए, तो इसके ऊपर ध्यान रहेगा। ऑनलाइन के पे भी लोग ये फेस्टिव सीज़न में बहुत डिमांड मतलब ब्राउज़ करते हैं, बुकिंग करते हैं। लोगों की जो सिलेक्शन है, वो लोग ऑनलाइन करके फिर ऑफ़लाइन शॉपिंग करते हैं। तो नए कैटलॉग, नए ट्रेंड्स का भी लोग ध्यान रखते हैं। तो हर तरफ से कोशिश चल रही है। टीम भी मोटिवेटेड है और मेरे हिसाब से ये अगले 3 महीने फेस्टिव सीज़न के और उसके बाद शादी के अच्छे जाने की अपेक्षा हम रखते हैं। और शुभकामनाएं। और वाकई ये एक खास तैयारी, आप जैसा कह भी रहे हैं कि आपकी टीम और आपके तमाम तैयारियां जो हैं वो इसमें और ज़्यादा कहीं एक अलग स्तर पर जाती हैं। आशीष सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बहुत बेसिक जो सवाल होता है वो शायद मेरे ख्याल से हर आम घर का होता है। वो होता है प्राइसिंग को लेके भी, और अगर हम गोल्ड या सिल्वर बेच भी रहे हैं या उसे लेकर कई सारे फैक्टर्स हैं, कि भाई उसकी मेकिंग कॉस्ट और बाकी सब चीज़ें। तो ज़रा आसान भाषा में डिकोड करके बताइए कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को तय करते हैं, और रीसेल में क्या चीज़ें जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं किसी भी प्राइस को। हमें समझना पड़ेगा कि सोना 99.99% इंडिया का जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। यहाँ पे कुछ 1 या 2 टन या 3, मैक्सिमम 3 टन का प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया में सोने की जो प्राइसेस होती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस, अपना कस्टम ड्यूटी और इंडिया और यूएस और इंडिया का एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जो बैंकों से या डेजिग्नेटेड एजेंसी से ये सोना इंडिया में आता है,
तो वो जो लैंडिंग कॉस्ट होती है उसके ऊपर जो रिटेलर होता है वो अपना 1 या 2 टका मार्जिन चढ़ा के वो कस्टमर को बेचता है, क्योंकि आज की तारीख में जैसे सभी ने कहा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब आप कभी भी किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे तो आपको जो 22 कैरेट का होगा या 24 कैरेट का रेट होगा, जो उसकी लैंडिंग कॉस्ट से 1 आध 2 टका प्लस में वो देगा, बिकॉज दैट इज़ द मार्जिन ही इज़ अर्निंग। और उसके आगे जो मेकिंग चार्जेस का कंपोनेंट लगता है वो आज के तारीख में लगभग प्लेन सिंपल ज्वेलरी आप लेंगे तो 7-8 टका से शुरू होता है, और एकदम फैंसी ओवर फैंसी ज्वेलरी होगी तो लगभग 20 टका तक जा सकता है। लेकिन एवरेज अगर आप देखते हैं तो 14 से 15 टका या 16 टका उसमें लगता है। लेकिन उससे डरिए मत, क्योंकि अगर हम देखते हैं पिछले 10 सालों के कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखते हैं तो लगभग 10 टके का प्राइस राइज हमने देखा है पिछले 5 सालों में। तो 1 साल में आपका जो मेकिंग चार्ज है वो लगभग फ्री हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो प्राइस इंक्रीज़ होगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। जब सिक्के आप लेने जाते हो तो टेम्पर प्रूफ पैक में ये चीज़ें आ रही है ना, वो देखना चाहिए। जब आप लेते हो तो उसका इनवॉइस पक्का है कि नहीं वो देखना चाहिए। उस पर इनवॉइस पे उसका प्योरिटी लिखा है, हॉलमार्क किया हुआ है कि नहीं, एक बार आपको चेक करना चाहिए। और ऐसे ज्वेलर्स के पास जाइए जो आपका पहचान पहले से अनेक सालों से है। और सिक्के और बार पे सर मैं माफी चाहूंगा, और जो बायबैक की गारंटी दे। जी जी, सिक्के और बार पे कितना मेकिंग चार्ज रहता होगा? सिक्के और बार पे लमसम प्राइस होता है, समझो 10 ग्राम के ऊपर 100-500-1000 रुपए मैक्सिमम लमसम पर ग्राम पे नहीं होता है। परसेंटेज टर्म में 1-2% के आसपास। यस, मैक्सिमम 1 to 1.5%। और जितने हेवी वॉल्यूम, जितना वेट ज्यादा होगा उतना कम मेकिंग हो होते जाता है, बिकॉज वो खाली वो स्टैंपिंग का जो चार्ज होता है वो अगर ज्वेलर मेरे रिकवर पास करता है। पुरानी कोई ज्वेलरी मैं आपके पास लेके आता हूँ तो रीसेल वैल्यू आप कैसे तय करते हैं? अगर कोई भी ज्वेलर के पास उसके पास खरीदी हुई कोई पुरानी चीज़ आप लेके जाते हो, वो तो तब वेट टू वेट वो आपके पास से ले लेता है, क्योंकि उसने ही बेचा है। लेकिन किसी और ज्वेलर के पास है, विदाउट हॉलमार्क का है, तो वो ज्वेलर आजकल क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। पहले एस्टिमेट देते हैं कि इसमें आपको इतना इतना सोना 24 कैरेट का आएगा। अगर 80% का ज्वेलरी लग रहा है या 89 का है तो वो एस्टिमेट देता है। इफ़ वंस द कस्टमर से ठीक है, ये एस्टिमेट ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, उसके बाद उसको एक्चुअली मेल्ट किया जाता है। और जो XRF मशीन, जो कैरेट मीटर जो कहते हैं, उसके ऊपर उसका प्योरिटी का टेस्टिंग करके फिर उसको उतना क्रेडिट वो कस्टमर को दिया जाता है। सो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। आशीष जी, बहुत सारे ऑप्शंस है गोल्ड बाइंग के, इसलिए बहुत सारे सवाल है, मैं छोटे छोटे आपसे जवाब चाहूँगा। एक सवाल ये है कि बहुत सारे जो ग्राहक है वो शिकायत रहती है कि जब वो उनसे अगर एक्सचेंज करते हैं तो वैल्यू अच्छा देते हैं, लेकिन वो कैश चाहते हैं तो वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा है क्या? राइट, क्योंकि जब आप एक्सचेंज करते हो तो जो रिटेलर है उसको प्राइस रिस्क नहीं होता है। जो जिस भाव में वो बेच रहा है उसी भाव में वो खरीद रहा है, वो इन्वेंट्री भी तो आ गई। उसको प्राइस का रिस्क नहीं होता है। लेकिन जब वो खरीदता है और उसको पैसा देता है, विच मीन्स वो उसको उसका एक पर्टिकुलर प्राइस टैग लगा के खरीद रहा है, तो उसमें प्राइस का रिस्क वो ज्वेलर के पास आ जाता है। इसलिए वो 1-2 का मार्जिन रखता है, क्योंकि वोलेटिलिटी आज दिन में भी 2-4 टके का फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि वो रिस्क भी मैनेज कर रहा है तो कुछ मार्जिन तो ना इसलिए रखे। वो जब रुपया पैसा देता है तो 1-2 का फर्क आता है। लेकिन गोल्ड टू गोल्ड है तो वो प्राइस रिस्क नहीं होता। ओके सर, आपने जो रिंग पहना है तो हो सकता है ये तो डायमंड रिंग हो, लेकिन आम लोग क्या करते हैं, स्टोन्स वगैरह उसमें लगे रहते हैं, तो उसके वैल्यू कैसे तय होते होंगे? क्योंकि ये तो गोल्ड से अलग हो गया, तो वो कैसे तय होगा? नॉर्मली कोई भी स्टडीड चीज़ है, डायमंड हो या कोई पन्ना हो, जो भी हो, तो उसमें जो ज्वेलर से आप ये खबरदारी करिए कि जो वो बिल आएगा उसमें सोने का ग्रॉस वेट, क्योंकि स्टडेड चीज़ आप जब काटी में डालते हो तो उसमें आपको ग्रॉस वेट आप कंपेयर कर सकते हो या चेक कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर जो स्टोन का, डायमंड का कितना वजन है वो उसमें बिल में लिखा हुआ होना चाहिए, और उसमें नेट 22 कैरेट का वजन कितना है वो भी लिखा होना चाहिए, ताकि आपको जो नेट सोने का वजन है उस पर आपको सोने की प्राइस लगनी चाहिए। तो ये ब्रेकअप आप बिल में परसेंटेज लिखा हुआ है कि नहीं परफेक्ट, वो आपको देखना चाहिए। ओके, सौरभ जी से मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर प्रशांत और बाकी मेहमानों से अलग अलग ऑप्शन पे आप जानेंगे उसके बाद। सौरभ जी, अब मेरा सवाल ये होगा, आप 1 मिनट में बता दीजिए कि क्या ऐसी 5 चीज़ें कोई भी ग्राहक अगर आपके स्टोर पर आता है, अगर ज्वेलरी खरीदने या कोई भी गोल्ड सिल्वर कुछ भी खरीदने के लिए, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? जैसे अभी आशीष जी ने कहा, पहला होना चाहिए आपके बिल के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, कैरेटेज, आपकी बायबैक पॉलिसी, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ देखनी चाहिए। दूसरा, आपके पास हर एक दुकान, अभी हर एक ज्वेलर के पास होता है कैरेटोमीटर,
तो उसमें आप जाके आपकी प्योरिटी चेक कर सकते हो। आपके पास जो नई चीज़ खरीदी उसकी भी, और आपके पास कोई पुरानी चीज़ होगी तो उसकी भी। तीसरा मुझे लगता है कि सिर्फ कैंपेन डिस्काउंट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड वैल्यू क्या है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर में कीमत क्या आ रही है और उसके बाद वो ज्वेलर की ब्रांड क्या है, ज्वेलर की बायबैक पॉलिसी क्या है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा मुझे लग रहा है कि राइट समय पे सोना आपको खरीदना चाहिए, तो स्पेकुलेशन के ध्यान नहीं रखना चाहिए। जब आपके पास पैसा है, आपका मुहूर्त का है, तो उस टाइम पे सोना खरीदना चाहिए, भले जेवरात हो या कोई या बुलियन हो, लेकिन आपके हिसाब से खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है लास्टली, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड लॉन्ग टर्म है, तो कोई उधार लेके कहीं और कोई चीज़ बेच के सोने में इन्वेस्ट मत करो। सोने में इन्वेस्ट होना चाहिए अपने खुद के सेविंग से, और यही आपको बढ़ोतरी देगी। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष में तो हर एक घर में सोना है ही, और सोना मतलब मराठी में बोलते हैं सोना म्हणजे समृद्धि, मतलब गोल्ड इज प्रॉस्पेरिटी। तो ये चलते हर एक के पास सोना होना ही चाहिए। छोटा जवाब 30 सेकंड में दीजिएगा। सुबह जब आप ज्वेलरी स्टोर पे आते होंगे या आपके यहाँ से कोई भी अगर आता होगा, तो आप भाव कैसे तय करते हैं कि आज मुझे गोल्ड का ये भाव रखना है? तो अभी हर सिटी में एसोसिएशंस है, और एसोसिएशन भाव फिक्स करते हैं वो। और हमारी कोशिश वही है कि वन इंडिया वन रेट होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो नॉर्मली हर सिटी की जो एसोसिएशन है वो भाव फिक्स करती है, और उसके हिसाब से सब लोग वही भाव के आसपास उनका खुद का भाव रखते हैं। आशीष जी, एक छोटा जवाब आप भी दे दीजिए 10 सेकंड में। जो एसोसिएशन के रेट है उससे कुछ मार्कअप आप रखते हैं, वो होलसेल रेट होता है, या वही रेट अगर कोई ग्राहक आपके यहाँ देख कर आए उस रेट पे आप बेचेंगे? यस, बहुत सारी शहरों में एसोसिएशन से उन्होंने सबको एवरीडे मॉर्निंग एक रेट जाता है कि दिस इज द इंडिकेटर, इससे कम नहीं लगाना तो चाहिए। ये ग्राहकों के लिए है कि आपके लिए है? हमारे लिए, और वही रेट हम लोग ग्राहकों को भी देते हैं। ग्राहकों को भी देते हैं, तो अगर ताकि मैं ग्राहकों के ग्राहक मन में अगर- कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कई सारे हमारे कलीग्स वगैरह भी, बाहर के भी लोग पूछते कि क्या भाव चल रहा है, तो मैं क्या बताऊं सर कि कहाँ देख के आए आपके पास? अगर जीजेसी के रेट देख के आए, इब्जा के देख के आए, पता चला आपने 2% ऊपर का रखा है। बहुत बारी जो एसोसिएशंस का B2B रेट आता है ना, दैट इज़ बिजनेस रेट जो हम लोग खरीदते हैं। और जो जीजेसी या कोई भी काउंसिल का जो रेट आता है या एसोसिएशन, लोकल एसोसिएशन का आता है, वो एंड कस्टमर को बेचने के लिए रिकमेंडेड रेट होता है। उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि एक दूसरे में प्राइस कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वी हैव टू हैव हेल्दी कंपटीशन। उसके लिए वो बेस रेट का हम कोई भी एसोसिएशन रिकमेंड करती है।